Yeah, today I will discuss with you literary career of Albert Camus. केमू ने क्या क्या था, क्या क्या उनका वर्क था, एक चीज हमें ध्यान में रखना है, उसको लेकर के बात करनी है। केमू का जो पहला पब्लिकेशन था वो एक प्ले था जिसका नाम था रिवोल्ट इन द ऑस्ट्रियाज। क्या नाम था? रिवोल्ट इन द ऑस्ट्रियाज। तो केमूज फर्स्ट पब्लिकेशन वाज द प्ले कॉल्ड रिवोल्ट इन द ऑस्ट्रियाज, रिटेन विथ थ्री फ्रेंड्स इन मे 1936। ये कब आया था? 1936 में आया था। The subject was the 1934 revolt by Spanish miners that was brutally suppressed by the Spanish government. इसमें जो ये था रिवोल्ट इन द ऑस्ट्रियाज जो है, इसमें उन्होंने क्या किया था, जो स्पेनिश माइनर्स थे उनके रिवोल्ट का उन्होंने जिक्र किया हुआ है। तो आज की जो क्लास है एल्बर्ट केमू के लिटरेरी करियर को लेके बात कर रहे हैं। उसमें ये बताया जा रहा है कि उनका जो पहला प्ले था उसका नाम था रिवोल्ट इन द ऑस्ट्रियाज, 1936 में वो आया, और उसमें किस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के डील किया गया है, जो स्पेनिश माइनर्स थे उनके रिवोल्ट को लेकर के। दूसरा पॉइंट है कि 1937 ईस्वी में उनका एक वर्क आता है बिट बेटविक्स एंड बिटवीन करके, बेटविक्स एंड बिटवीन। और इसके अलावा इसको जो ट्रांसलेट जब किया गया, ये तो एक नाम था, लेकिन एक और इसका ट्रांसलेशन आता है द रॉन्ग साइड एंड द राइट साइड। तो जो बिटविक्स्ट एंड बिटवीन है उसी का दूसरा नाम है द रॉन्ग साइड एंड द राइट साइड। नेक्स्ट है कि केमू सेपरेटेड हिज वर्क इनटू थ्री साइकिल। जो एल्बर्ट केमू है उनका वर्क तीन साइकिल में जाता है। जो पहला साइकिल है उसमें नॉवेल आता है। ऐसे मतलब तीन साइकिल में से एक साइकिल नॉवेल है, दूसरा साइकिल ऐसे है, तीसरा साइकिल प्ले है। जो फर्स्ट साइकिल है उसमें ज्यादातर एब्जर्ड कंसिस्टिंग चीजों को लेकर के रखा गया, जैसे द स्ट्रेंजर वर्क उनका आता है। उसके अलावा दूसरा जो है द मिथ ऑफ सिसिफस है। तीसरा उनका काली गुला करके में रखने हैं कि एल्बर्ट केमू के जो वर्क है वो तीन पार्ट में बांटे गए हैं, और वो तीन पार्ट में तीन साइकिल में है, तीन अलग अलग थीम को लेकर के डील करते हैं। जो फर्स्ट साइकिल है वो एब्जर्ड कंसिस्टिंग है, एब्जर्ड थीम को लेकर के लिखा गया, जिसमें द स्ट्रेंजर, द मिथ ऑफ सिसिफस, काली गुला है। जो सेकंड है उसमें रिवोल्ट को लेकर के बात की गई है, जिसमें एक वर्क उनका आता है द प्लेग, द रीबेल एंड द जस्ट एजाइजिस। ये तीन वर्क आते हैं जो रीबेल को लेकर के बात करते हैं, रिवोल्ट को लेकर के बात करते हैं। जो थर्ड साइकिल है उसमें उन्होंने लव थीम को लिया हुआ है, जिसमें एक उनका वर्क है नीमेसिस आता है। और हर साइकिल जो है वो किसी न किसी थीम को, मिथ को, पैगन गॉड को, बिब्लिकल थीम को लेकर के बात करता है। उसमें उस तरह उन्होंने सब्जेक्ट मैटर को पेश करने के लिए ये तरीका अपनाया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है नीमेसिस, एक शब्द है जो अभी वर्ड यूज किया गया कि नीमेसिस, नीमेसिस है क्या? नीमेसिस जो है ग्रीक और रोमन गॉडेस का नाम है, जो कि रिवेंज का प्रतीक है। Nemesis is the Greek and Roman goddess of revenge. नेक्स्ट है कि जो एल्बर्ट केमू थे उनका दो वर्क ऐसा था जो उनके मरने के बाद पब्लिश हुआ था। एक का वर्क का नाम है अ हैप्पी डेथ। अ हैप्पी डेथ 1970 में पब्लिश हुआ था। इसमें जो फीचर है, फीचर अ कैरेक्टर नेम्ड पैट्रिस मर्जॉल्ट। इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है पैट्रिस मर्जॉल्ट। जो सेकंड है वो अनफिनिश्ड नॉवेल है, जो द फर्स्ट मैन के नाम से है। ये 1955 ईस्वी में इन्होंने इसको लिखा था। यह उनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, जिसमें उन्होंने अपने चाइल्डहुड जो उन्होंने अल्जीरिया में बिताया था उसको लेकर के इसमें किया गया था। और ये कहा, उन्होंने ये दावा किया था जब ये वर्क आएगी तो यह उनका सबसे बेहतरीन वर्क होगा, इस तरह के। तो उनके दो वर्क ऐसे जो उनके मरने के बाद आए हुए हैं। एक द फर्स्ट मैन है जो नॉवेल रहा है, और एक और आपका भी मैंने बताया था, अ हैप्पी डेथ करके रहा है, ये रहा है।
फिर एक लिस्ट बनाई गई है कि वर्क्स ऑफ केमू और उस उनका जो वर्क है वो कब आया, उसका जानरा क्या है और उसका साइकिल क्या है। तो जब हम वर्क्स ऑफ केमू की बात करते हैं तो 1937 से 1942 के बीच में जो उन्होंने मिथिकल कैरेक्टर लिया वो सिसिफस को लिया, और इसका जो थीम रहा है एलियनेशन एग्जाइल, अकेलापन रहा है। और इसी समय या इसी थीम पर उनके और भी वर्क है, द स्ट्रेंजर जो नॉवेल है, कालीगुला जो आपका कालीगुला द मिसअंडरस्टैंडिंग ए प्ले का नाम रहा है, वो भी इसी साल आया हुआ 37 से 42 में और लगभग इसी थीम को डील करता है। 47 से 52 के बीच में जो थीम रहा है वो रिबिलियन रहा है, और जो वर्क आया वो भी आपका मतलब मिथ उन्होंने रिबिलियन लिया है और रिबिलियन मोटिव भी रहा है। और जो वर्क था उसका नाम था द प्लेग, ए नॉवेल के रूप में आया था, द जस्ट ए प्ले के रूप में आया था। 52 और 58 के बीच में जो थीम उन्होंने लिया, गिल्ट था, द फॉल था, एग्जाइल था एंड द किंगडम था, जॉन द बैप्टिस्ट क्रिस्ट को उन्होंने लिया। और इस समय जो इस थीम पर आधारित जो वर्क था वो एक नॉवेल था जिसका नाम द फॉल है। 1958 में उन्होंने नीमेसिस थीम को लिया, द किंगडम थीम को लिया, और उनका जो वर्क आता है द फर्स्ट मैन आता है। तो ये एक पूरा लिस्ट आपके सामने रही है, कौन से समय में कौन सा वर्क आया प्लस वो किस थीम को डील करता है। नेक्स्ट है कि एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ, एल्बर्ट केमू जो है एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ जो है पीपल्स वर्ल्ड कन्वेंशन में भाग लिए थे। पीपल्स वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ था जिसे पीपल्स वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी कहा जाता है। दूसरा नाम उसका क्या है, पीपल्स वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, विच टुक प्लेस, जिसका जो इस मीटिंग 1950-51 में हुई थी एट पार्लाइस इलेक्टोरल जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, एक पॉइंट हमें ये ध्यान में रखना है कि एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ भी उन्होंने एक सम्मेलन में जिसे पीपल्स वर्ल्ड कन्वेंशन कहा जाता है उसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है कि केमू रोट एन एसे अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट इन कोलाबोरेशन विद आर्थर क्वेस्टलर। केमू ने क्या किया हुआ था, एक एसे लिखा था और कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ लिखा था। कोलाबोरेशन, किसके कोलाबोरेशन में, आर्थर क्वेस्टलर के साथ, द राइटर, इंटेलेक्चुअल एंड फाउंडर ऑफ द लीग अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट। और जो ये आर्थर थे, आर्थर क्वेस्टलर, ये लीग अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट के फाउंडर थे। जिस वर्क में उन्होंने इसका जिक्र किया था उसका नाम था रिफ्लेक्शंस ऑन कैपिटल पनिशमेंट, जो 1957 में पब्लिश हुआ था। तो अभी तक जो दो पॉइंट मिला कि एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ एल्बर्ट केमू ने वर्ल्ड कन्वेंशन में भाग लिया, पीपल वर्ल्ड कन्वेंशन में प्रतिभाग किया। इसके अलावा उन्होंने एक एसे लिखा था अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट इन कोलाबोरेशन विद आर्थर क्वेस्लर, जो राइटर है, इंटेलेक्चुअल है, फाउंडर है लीग अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट के। रिफ्लेक्शन ऑन कैपिटल पनिशमेंट वर्क में इसका जिक्र हुआ है। एडवर्ड सईद का ओपिनियन इनके बहुत फेवर में नहीं था। एडवर्ड सईद ने ये कहा था कि जो यूरोपियन इंपीरियलिज्म है एंड चार्ज दैट केमूज नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरीज आर प्लेग्ड विद कॉलोनियल डिपिक्शन। एडवर्ड सईद ने इनके ऊपर आरोप लगाया था कि जो एल्बर्ट केमू है उनके जो भी नावल है और उनका जो भी शॉर्ट स्टोरीज है उसमें कॉलोनियल मेंटेलिटी नजर आती है और वो कॉलोनियल मेंटेलिटी के सपोर्ट करते हैं। आरकांसस इरेजुअर्स ऑफ अल्जीरियाज अरब पॉपुलेशन इन दियर आईज केमू वाज नो लॉन्गर द डिफेंडर ऑफ द ऑप्रेस्ड। कुल मिला के ये बताना चाहते हैं कि अगर कभी ये वर्क आता है या क्वेश्चन आता है कि किस क्रिटिक ने एल्बर्ट केमू पर आरोप लगाया है कि वो जो है किसके सपोर्ट में थे, ही वाज इन सपोर्ट ऑफ कोलोनियलिज्म, या उनके वर्क में कोलोनियल मेंटेलिटी नजर आती है और उसका वो सपोर्ट करते थे। ये बात एडवर्ड सईद ने कहा है। नेक्स्ट है केमू ने एक बार कहा था, वंस सेड दैट द ट्रबल्स इन अल्जीरिया अफेक्टेड हिम
एज अदर फील्स पेन इन देयर लंग्स। उन्होंने एक खूबसूरत लाइन लिखी और ये कहा कि जैसे कोई आदमी अपने दिल में जो है क्या अपने लंग्स में कष्ट को महसूस करता है, वैसे ही अल्जीरिया में मेरे राष्ट्र में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती है, दिक्कतें आती है तो मैं भी उतना ही कष्ट महसूस करता हूँ। केमू ने आगे केमू हाइलाइटेड इन हिज एक्ट द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, द इनइविटेबल एंडिंग, मैन्स इनएबिलिटी टू नो द मीनिंग। केमू ने जो है क्या-क्या इन सब चीज़ों को हाइलाइट किया था। एब्सर्डिटी क्या है और आदमी का खात्मा होके ही रहेगा, यानी आदमी को एक दिन दुनिया छोड़ के जाना ही जाना है। और मैन असमर्थ है किसी भी मीनिंग को जानने के लिए कि वह बिल्कुल हर चीज़ की मीनिंग नहीं जान सकता है। केमू ने क्या किया था, एड्रेस किया था वन ऑफ द फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म को लेकर के। उन्होंने लिखा, क्या लिखा, देयर इज ओनली वन रियली सीरियस फिलोसफिकल क्वेश्चन एंड दैट इज सुसाइड। उन्होंने लिखा कि दुनिया में एक ही सबसे फिलोसफिकल क्वेश्चन है कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, लोग अपनी जान क्यों गंवा देते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। उनके वर्क है जो एक ग्लांस में यहाँ पर है, अ हैप्पी डेथ है, 1936 और 38 में लिखा गया, 1971 में पब्लिश हुआ। द स्ट्रेंजर 1942 में, द प्लेग 1947 में, द फॉल 1956 में, द फर्स्ट मैन 1994 में। ये सब नॉवेल है। उनका एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन रहा है, एग्जाइल एंड द किंगडम। उनके प्लेस हैं, काली गुला 1945 में, द मिसअंडरस्टैंडिंग 1944 में, द स्टेट ऑफ सीज 1948 में, द जस्ट एजाजिन 1949 में, रिक्वीम फॉर अ नन 1956 में। जो रिक्वीम फॉर अ नन है, यह जो है विलियम फाकनर का प्ले था, वहां से उन्होंने उस थीम को एडॉप्ट किया है। लास्ट उनका जो प्ले था द पॉसेस्ड 1959, इट वाज एडेप्टेड फ्रॉम फ्योदोर डास्टोवेस्कीज नॉवेल। उन द पॉसेस्ड भी उन्होंने एक प्ले लिखा या उसका परफॉर्म किया, और ये 1959 में आया और इसको उन्होंने एडेप्ट किया था फ्योदोर डास्टोवेस्कीज नॉवेल के डेमन से। उनके कुछ एसेज हैं जिसमें एक है द क्राइसिस ऑफ मैन 1946 में, नीदर विक्टिम्स नॉर एग्जीक्यूशनर्स 1946 में, रिफ्लेक्शंस ऑन द गिलोटाइन 1957 में, क्रिएट डेंजरसली 1957 में। ये सब उनके वर्क के नाम है। नेक्स्ट और उनका नॉन फिक्शन है बिटवीक्स्ट एंड बिटवीन नप्सियल्स, द मिथ ऑफ सिसिफस 1942 में, द रिबेल 1951 में, अल्जीरियन क्रॉनिकल्स 1958 में, रेजिस्टेंस रिबिलियन एंड डेथ 1961 में, करेस्पॉन्डेंस 1944-1959 जो लेटर के फॉर्म में रहा है। ये एल्बर्ट केमू ने लेटर लिखा था मारिया कजारेस को। मारिया कजारेस जो एक बड़ी फिलासफर रही, मारिया कजारेस को उन्होंने लिखा। और बाद में उसमें एक प्रीफेस कैथरीन कामस ने जोड़ा था। ये चीजें ध्यान में रखना है। फिर आता है कि द मिथ ऑफ सिसिफस उनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क रहा है। इसको लेकर के मैंने बात किया कि द मिथ ऑफ सिसिफस 1942 में आता है। ये एक फिलासफिकल एसे है एल्बर्ट केमू का। ये फ्रेंच में रहा है, अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन जस्टिन ओ ब्रायन ने 1955 में किया हुआ था। कि जिस सब्जेक्ट मैटर को लेके डील करता है उसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म एब्सर्डिज्म है। और इसमें उन्होंने दिखाया, इसके फाइनल चैप्टर में, किताब का जो फाइनल चैप्टर है उसमें उन्होंने दिखाया कि केमू कंपेयर द ऑब्सक्यूरिटी मैंस लाइफ, वो ऑब्सक्यूरिटी की तुलना मैंस की लाइफ से करते हैं, जिसमें वो सिसिफस का एक सिचुएशन दिखाते हैं। और सिसिफस क्या है, एक ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया कैरेक्टर है, जिसको आलोचना की जाती है कि वो बार बार एक बोल्डर लेकर के पर्वत पर चढ़ता है, फिर जैसी ऊंचाई पर पहुंचता है फिर उसको लुढ़क जाता है, नीचे लेकर के आता है। वह फालतू के काम में लगा हुआ है, मीनिंगलेस टास्क में। ये बात जो है जियस और सिसिफस को लेकर के, जियस भी एक कैरेक्टर जो उससे बदला लेता है।
ये उन्होंने दिखाया। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल आपका मीनिंगलेस टास्क का, एब्सर्डिटी का है। इसके अलावा जो एसे है उसका जो कंक्लूडिंग पार्ट है वो ये है कि द स्ट्रगल इटसेल्फ टूवर्ड्स द हाइट्स इज एनफ टू फिल अ मैन्स हार्ट। इसमें बताया गया कि जो स्ट्रगल है वह अगर ऊंचाई पर टूवर्ड द हाइट जाता भी है, इज एनफ टू फिल अ मैन्स हार्ट। आगे उन्होंने कहा कि द वर्क कैन बी सीन इन रिलेशन टू अदर एब्सर्डिस्ट वर्क। ये जो वर्क था द मिथ ऑफ सिसिफस, ये कुछ और वर्क से, उनके वर्क में देखा जा सकता है। जैसे स्ट्रेंजर 1942 में आया, जो उनका प्ले था द मिसअंडरस्टैंडिंग 1942 में आया, कालीगुला 1944 में आया, और एक ऐसे जो है द रिबेल, उसमें यही थीम को लेकर के ये बात करते हैं। नेक्स्ट बात ये बताई गई कि ये जो वर्क है इसमें एक प्रीफेस भी है, और उस प्रीफेस में केमू कहते हैं, क्या कहते हैं, जो इंग्लिश में आया, इंग्लिश में प्रीफेस है, केमू ने उसमें कहा इवन इफ वन डज नॉट बिलीव इन गॉड, सुसाइड इज नॉट लेजिटिमेट। अगर कोई आदमी जो है गॉड में यकीन नहीं करता है तो आत्महत्या करना कहीं से वैधानिक नहीं हो सकता है। द एसे इज डेडिकेटेड टू पास्कल पिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एसे है ये पास्कल पिया को डेडिकेट किया गया है, और इसमें 4 चैप्टर और एक अपेंडिक्स है। कौन सा एसे? द मिथ ऑफ सिसिफस, 4 चैप्टर में और एक अपेंडिक्स में डिवाइड है। किसको डेडिकेट है? पास्कल पिया को डेडिकेट है। पहले चैप्टर का नाम है द एब्जर्ड रीजनिंग, दूसरे चैप्टर का नाम है द एब्जर्ड मैन, तीसरे चैप्टर का नाम है एब्जर्ड क्रिएशन, चौथे चैप्टर का नाम है द मिथ ऑफ सिसिफस, पांचवें चैप्टर का अपेंडिक्स जो है उसका नाम है होप एंड एब्जर्ड इन द वर्क ऑफ फ्रांज काफका। तो मैंने आज आपको जो बचा हुआ हिस्सा था वो मैंने कवर कराया है। कल हम लोग जो है नीत्शे को लेकर के बात करेंगे, नीत्शे को हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।